अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सी एंड नो। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अर्थ यानी कि हमारी जमीन जहां हम रहते हैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें बहुत तब्दीली आई। दुनिया के वजूद में आने से अब तक हमारी जमीन ने बहुत सी तब्दीलियों का सामना किया। खुले मैदानों में पहाड़ नमूदार हो गए, सहराओं में दरिया बहने लगे, गर्म इलाकों में बर्फबारी होने लगी, तो कहीं जमीन का कोई हिस्सा काटकर जजीरों में बदल गया। और अगर जानदारों की बात की जाए तो एक वक्त था जब जमीन पर डायनासोर रहा करते थे और इंसानों का वजूद तक नहीं था। मगर आज इस जमीन पर इंसानों का राज है और डायनासोर जैसे बड़े और ताकतवर जानदार नापैद हो चुके हैं। कल को हो सकता है कि इंसान का वजूद भी खत्म हो जाए। आज हम जमीन पर होने वाली इन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली पर बात करेंगे, जिसे आइस एज या फिर आधे यह भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी जमीन को गर्म रखती है और अगर किसी वजह से ये रोशनी जमीन पर मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाती तो जमीन पर ठंड बढ़ने लगती है और बर्फ जमने लगती है। जमीन सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाती है, लेकिन ये मदार मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है, बल्कि ये मदार ओवल शेप्ड यानी कि अंडे की तरह गोल है। इस मदार में चक्कर लगाते वक्त जमीन एक पॉइंट पर सूरज के करीब और दूसरे पॉइंट पर सूरज से दूर चली जाती है। सूरज से दूरी की वजह से जमीन का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह सूरज में भी हर वक्त मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिनके नतीजे में रोशनी और हरारत खारिज होती है जो जमीन तक पहुंचती है। अलबत्ता अगर किसी वजह से रोशनी और हरारत कम हो जाए तो भी दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। हमारी आबो हवा में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने पर असरअंदाज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होने से भी जमीन का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। हमारी जमीन पर बहुत से आतिशफशां पहाड़ हैं और आतिशफशां के फटने से बहुत ज्यादा हरारत खारिज होती है और ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा करते हैं। इसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता है। अगर आतिशफशां पहाड़ ना फटें तो इस वजह से भी जमीन का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और ये सब चीजें भी आइस एज का सबब बन सकती हैं। बर्फानी दौर के नजरिए की इब्तिदा सैकड़ों साल पहले शुरू हुई, जब यूरोपियों ने नोट किया कि ग्लेशियर सिकुड़ गए हैं, लेकिन इसकी मकबूलियत का सहरा 19वीं सदी के स्विस माहिर अर्जियात लुइस अगलासिस को जाता है। इस अकीदे की तरदीद करते हुए कि एक वसी पैमाने पर आने वाले सैलाब ने ऊनी मैमथ जैसे मेगा फाउना को हलाक कर दिया। इसके बाद मशहूर साइंटिस्ट मलूटिन मिलैंकोविच क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाकर मिट्टी के सैंपल्स को चेक कर रहे थे। इस सफर के दौरान इन्हें मिट्टी के कुछ ऐसे सैंपल मिले जिनकी लेयर्स के पैटर्न्स आपस में मिलते जुलते थे। हर एक सैंपल में मिट्टी की हर 2-3 लेयर्स के बाद बर्फ की एक पतली लेयर थी, जिसका मतलब था कि जमीन पर हर कुछ हजार या लाख साल के बाद आइस एज आता है। मिलैंकोविच ने एक साइकिल तैयार किया जिससे पता चलता है कि एक आइस एज के बाद दूसरा आइस एज कितने सालों बाद आता है और मुस्तकबिल में आइस एज कब आएगा और किस कदर ये दुनिया पर असरअंदाज होगा। दोस्तों, आज हमारे पास अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए बहुत सी सहूलियात हैं, जैसा कि सर्दी के मौसम में हम ठंड से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी के मोटे और गर्म कंबल इस्तेमाल करते हैं, गैस और इलेक्ट्रिक हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो इलाके जहाँ पूरा साल सर्दी रहती है वहाँ पर लोगों ने अपने घरों की दीवारों में भी हीटिंग सिस्टम लगवाए हुए हैं ताकि वो सर्दी से खुद को बचा सकें। इन सब सहूलियात के बावजूद हर साल दुनिया में 46 लाख के करीब लोग सर्दी से मर जाते हैं। तो जरा इस बात का तस्वर करके देखिए कि आइस एज में इंसानों ने कैसे सरवाइव किया होगा। आइस एज के वक्त इंसान घरों में पनाह लेते थे। बर्फ से निपटने के लिए उन्होंने खास औजार तैयार कर रखे थे और ये औजार उनको जानवरों के शिकार में भी मदद देते थे। जहाँ भी इन्हें कोई जानवर नजर आता उसे अपना शिकार बना लेते। ये लोग जानवरों की खालें या कोई भी ऐसी चीज जो इन्हें सर्दी से बचा सकती हो कई कई तहों में अपने गिर्द लपेट लेते थे ताकि सर्दी से बचा जा सके। आखिरी आइस एज में कई जानवर जैसा कि मैमथ हाथीनुमा बड़ा सा जानवर है और टाइगर की एक किस्म और इनके अलावा और बहुत से जानवर नापैद हो गए थे और इतनी सर्दी में अपनी खुराक की जरूरियात को कैसे पूरा किया होगा। तो आज से करीब 1 लाख साल पहले जब इंसानी इतिहास के आखिरी आइस एज की शुरुआत हुई थी, तब जमीन पर 3 होमो स्पीशीज ग्रो कर रही थी, होमो इरेक्टिस, होमो नेंडरथालिस और हम होमो सपियंस। जैसे ही ये आइस एज अपने पीक पर पहुंचा, जमीन का 30% हिस्सा बर्फ से ढक गया। जमीन का ओवरऑल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया और बारिश ना के बराबर होने लगी। इस सब का जमीन पर असर ये हुआ कि जंगल में पेड़ पौधे मरने लगे, फलों का मिलना नामुमकिन सा हो गया और तीनों
होमो स्पीशीज जानवरों को अपनी खुराक बनाने पर मजबूर हो गयी। ठंड की वजह से इन तीनों होमो स्पीशीज का शिकार इक्वेटर की तरफ माइग्रेट कर गया और इनके पीछे ये तीनों भी वहीं एक दूसरे के पास बस गए। यानी कि अब एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर 5 चीजें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं। होमो इरेक्टिस, होमो नेंडरथालिसिस, होमो सपियंस और इन सब का कॉमन शिकार और इन सब की कलेक्टिव भूख। सबसे पहले इन तीनों स्पीशीज ने अपनी भूख को मिटाने के लिए जानवरों का शिकार किया और जब जानवरों की किल्लत का सामना करना पड़ा तो होमो सपियंस ने भूख के मारे अपने बाकी 2 ब्रदर स्पीशीज को खाना शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों स्पीशीज दुनिया से नापैद हो गयी और अकेले होमो सपियंस बच गए, जो कि हम हैं। मिलांकोई साइकिल के मुताबिक साइंसदानों का ख्याल है कि आने वाला आइस एज पिछले आइस एज से भी ज्यादा सख्त और सर्द होगा। साइंसदानों के मुताबिक समुद्रों और आबोहवा में एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अगला आइस एज 1 लाख से 5 लाख साल तक ताहीर का शिकार हो सकता है, मगर 50,000 साल बाद ये अपने असरात दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, अब इंसान पहले की तरह बेखबर नहीं रहा, बल्कि साइंस की दुनिया में लाजवाब तरक्की कर चुका है और आने वाले मुश्किल वक्त का पहले से ही अंदाजा लगा लेता है और इसकी तैयारी भी कर लेता है। जैसा कि इस बात का अंदाजा लगा लिया गया है कि आने वाले कुछ सालों में इंसानों को आबादी बढ़ने की वजह से खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए साइंसदानों ने जदीद एग्रीकल्चर और पैदावार को बढ़ाने के तरीके मुतारफ करवाए हैं। इसके अलावा इंसानों को एनर्जी हासिल करने के लिए ईंधन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए एनर्जी हासिल करने के नए नए तरीकों पर तजर्बात किए जा रहे हैं और आज का इंसान तो दूसरे शहरों पर इंसानी बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद है जब मुस्तकबिल में आइस एज जमीन को अपनी लपेट में लेगा तो इंसान इससे भी अपने आप को बचाने के लिए कोई न कोई बंदोबस्त कर लेगा।